नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। गाजा पर अमेरिका को चीन का झटका है। ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। भारत और यूरोप के रिश्तों में ऐतिहासिक मजबूती। दावोस से वैश्विक कूटनीति के नए संकेत और सियासत से लेकर अर्थव्यवस्था तक बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरण। हर मोर्चे पर हलचल है। इन सब बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गाजा पर अमेरिका को झटका, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से चीन का साफ इनकार। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा यू टर्न, टैरिफ और सैन्य विकल्प से पीछे हटे। दावोस पहुंचे ट्रंप, WEF मंच से वैश्विक एजेंडे पर नजर। वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत रूस गोल्ड ट्रेड 5 साल के उच्च स्तर पर। इतिहास का उलटफेर, पाकिस्तान समर्थक पार्टी बांग्लादेश में सत्ता के करीब। खबरें अब विस्तार से। चीन ने अमेरिका को दिया गाजा पर झटका। जिनपिंग ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन ने गाजा के मामले में अमेरिका को बड़ा झटका दिया। बीजिंग ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन ने स्पष्ट किया, यदि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र UN के संरक्षण में नहीं होगा तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीन ने अमेरिका को दिया गाजा पर झटका। जिनपिंग ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से किया इनकार। चीन ने गाजा के मामले में अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। बीजिंग ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन ने स्पष्ट कहा कि यदि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र UN के संरक्षण में नहीं होगा तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन हमेशा सच्चे बहुपक्षवाद के प्रतिबद्ध रहा है और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दृढ़ता से रक्षा करेगा। गुओ ने ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बात कही जिसमें ट्रंप ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को जारी रहना चाहिए, लेकिन उनका प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस संभवतः इस संगठन की जगह ले सकता है। बीजिंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, चीन संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित व्यवस्था और UN चार्टर के उद्देश्यों व सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत मानदंडों की रक्षा करेगा। मंगलवार को चीन ने पुष्टि की थी कि उसे अमेरिका से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह इसमें शामिल होगा या नहीं। जब उनसे पूछा गया क्या ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस को औपचारिक रूप देने के लिए हस्ताक्षर समारोह में मेजबानी करेंगे और क्या इसमें चीनी प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो गुओ ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस के मुद्दे पर चीन पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और इस पर मेरे पास कोई अतिरिक्त जानकारी फिलहाल नहीं है। ग्रीनलैंड को लेकर जिस बयानबाजी ने दुनिया भर में हलचल मचाती थी, आज उसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया है। दावोस से ट्रंप ने साफ कर दिया, ना टैरिफ, ना दबाव, ना सैन्य ताकत, अब बातचीत और समझौते का रास्ता। ट्रंप बोले, यह एक बेहद शानदार डील है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद पर नरमी के संकेत दिए हैं। हफ्तों तक चली सख्त बयानबाजी के बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकियों से पीछे हटते हुए सैन्य विकल्प को पूरी तरह नकार दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक समझौते का ढांचा तय हो चुका है और यह सभी पक्षों के लिए फायदेमंद होगा।
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के पहले बयानों ने नाटो सहयोगियों में चिंता बढ़ा दी थी और वैश्विक व्यापार युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा था। लेकिन दावोस से आए इस बयान को ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं। यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन 19 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसकी इस वर्ष की थीम स्फटिक ऑफ डायलॉग रखी गई है। WEF इस सालाना बैठक में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों, सरकारों के शीर्ष नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और कॉरपोरेट जगत की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की है। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और सुरक्षा पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ट्रंप की दावोस यात्रा को खासतौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति संबंधों को लेकर अमेरिका की नीतियां चर्चा के केंद्र में रही हैं। दावोस में अपने संबोधन और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान ट्रंप के यूरोपीय नेताओं, व्यापारिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक आर्थिक विकास, व्यापार सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और निवेश को लेकर अमेरिका का पक्ष मजबूती से रखने वाले हैं। इसके अलावा बदलते वैश्विक परिदृश्य में संवाद और कूटनीति की भूमिका पर भी उनके विचार अहम माने जा रहे हैं, जो इस वर्ष की थीम से सीधे तौर पर जुड़े हैं। WEF 2026 की बैठक को ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब दुनिया कई स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में दावोस मंच से निकलने वाले संदेश और सहमति वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल, डॉलर पर बढ़ती निर्भरता से दूरी और सुरक्षित निवेश की तलाश, इन वजहों से भारत और रूस के बीच सोने का व्यापार एक बार फिर तेज हो गया है। पिछले 5 वर्षों में पहली बार रूस से भारत को सोने का निर्यात शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अब भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट्स में मजबूती से खड़ा है। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल-पुथल पर हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे साफ है कि रूस भारत गोल्ड ट्रेड दोबारा रफ्तार पकड़ चुका है। भारत पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातकों में शामिल है। 2025 के पहले 10 महीनों में भारत की सोने की मांग 16.5% बढ़कर 50.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। विशेषज्ञों के मुताबिक महंगाई, जियोपॉलिटिकल तनाव और करेंसी रिस्क के बीच सोना भारत के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश बना हुआ है और यही वजह है कि रूस जैसे देश भारत को एक मजबूत और स्थायी बाजार के तौर पर देख रहे हैं। क्यों अहम है यह सौदा? रूस पर एक्रिलिक प्रतिबंधों के बीच नए ट्रेड रूट, भारत की बढ़ती डिमांड, डॉलर से इतर भुगतान व्यवस्थाओं की संभावना, रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को मजबूती। तो साफ है, सोना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि अब रणनीतिक ताकत बन चुका है। बांग्लादेश की सियासत में बड़ा उलटफेर सामने आया है। जिस पार्टी ने कभी बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, आज वही पार्टी सत्ता के बेहद करीब नजर आ रही है। ताजा सर्वे में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश में इतिहास बदलने जा रहा है? ताजा जनमत सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश की प्रमुख पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी तेजी से राजनीतिक ताकत बनकर उभर रही है। सर्वे में पार्टी सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जिसे सरकार बनाने की संभावनाएं अब पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती हैं। यह पार्टी, जिस पर आरोप है कि उसने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान इसने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। इतिहास से जुड़े इसी विवाद की वजह से यह पार्टी लंबे समय तक राजनीतिक हाशिए पर रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह पार्टी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश की विदेश नीति, धर्मनिरपेक्ष पहचान और भारत बांग्लादेश रिश्तों पर गहरा असर पड़ सकता है। मानवाधिकार संगठनों और मुक्ति संग्राम से जुड़े संगठनों ने इस संभावित बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। भारत और यूरोपीय यूनियन के रिश्तों में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है।
ईयू ने भारत के साथ सुरक्षा और रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते दिल्ली में इस अहम डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। यूरोपीय यूनियन का साफ संदेश, यह समझौता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करेगा। देखिए हमारी इस पर विशेष रिपोर्ट। यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को औपचारिक मंजूरी दे दी है। ईयू के मुताबिक यह समझौता भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाई देगा। अगले हफ्ते नई दिल्ली में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी इस डील पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या है इस डील का फोकस, यह भी समझना जरूरी है। इस रक्षा समझौते के तहत भारत और ईयू के बीच सहयोग बढ़ेगा। समुद्री सुरक्षा, मैरिटाइम सिक्योरिटी, आतंकवादरोधी अभियान, काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी, सूचना साझा करना और खुफिया सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और क्षमता निर्माण। ईयू ने साफ कहा है कि यह साझेदारी वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगी। ईयू का बयान क्यों अहम है भारत के लिए? यूरोपीय यूनियन के अनुसार भारत एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार है। ईयू नेताओं का कहना है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। अब बात करेंगे गाजा की। गाजा में जारी संघर्ष के बीच शांति की दिशा में एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया गया है, जिसमें 8 इस्लामिक देश शामिल होंगे। इन देशों में पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे प्रभावशाली नाम भी शामिल हैं। इस फैसले को लेकर विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया है। संघर्षग्रस्त गाजा में स्थायी शांति की कोशिशों को तेज करते हुए एक नए बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की गई है। इस बोर्ड में 8 इस्लामिक देशों को शामिल किया गया है, जो गाजा में युद्ध विराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक समाधान के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल देशों में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाकी अन्य देशों की भूमिका पर बातचीत जारी है। विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कहा गया कि गाजा में तत्काल युद्ध विराम जरूरी है और 2 राष्ट्र समाधान ही स्थायी रास्ता है। बयान में यह भी कहा गया कि इस्लामिक देश गाजा संकट पर एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाएगा। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विवादित बिल पास किया है, जिसके तहत अब देश के सांसद अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की जानकारी 1 साल तक सार्वजनिक नहीं करेंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है यह कदम सांसदों की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। हालांकि विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनके मुताबिक बिल लागू होने के बाद सांसदों को संपत्ति का विवरण देरी से पेश करने की अनुमति मिलेगी, जिससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है यह फैसला सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि आम जनता के लिए जानना जरूरी है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास कितनी संपत्ति है और वे कैसे उसे अर्जित कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि बिल का मकसद केवल सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं होता, खासकर उन मामलों में जब संपत्ति के खुलासे में उन्हें व्यक्तिगत खतरा हो सकता है। इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार जांच पर बहस तेज हो गई है। खबर नेपाल से, जहां पर जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल के आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान की तैयारी में जुट गए हैं। देश भर में प्रमुख राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने जनता का समर्थन जुटाने के लिए अपने एजेंडे पेश करना शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवारों को पहले पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 165 निर्वाचन क्षेत्रों में उतारा गया है। पिछले महीने दलों ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुने जाने वाले 110 उम्मीदवारों की सूची जमा की थी। जनरेशन जेड आंदोलन से प्रेरित इस समय से पहले हुए चुनाव को नेपाल के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद बताई जा रही है। पाकिस्तान के कराची में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग के बाद दमकल कर्मी और बचाव दल मलबे से शवों को निकालने के काम में जुटे हुए हैं।
आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और कई लोग मॉल के अंदर फंसे हुए थे। आग बुझाने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें दमकल विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें शामिल हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अंदर फंसे लोग और शवों की तलाश हाथों से भी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आग तेजी से फैलने के कारण कई लोगों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। धुएं और अत्यधिक गर्मी की वजह से राहत कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि इस घटना ने शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए सहायता की घोषणा भी कर दी है और घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में कुदरत ने अपना विकराल रूप दिखाया है। कई दिनों तक चली अत्यधिक बर्फबारी और तेज बर्फीले आंधियों ने पूरे इलाके को जकड़ लिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई रिहायशी इलाकों में बर्फ चौथी मंजिल तक जमा हो गई है, जिससे शहरों की तस्वीरें किसी आपदा क्षेत्र जैसी नजर आ रही हैं। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हवाई और जमीनी परिवहन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। स्कूल, दफ्तर और कई सरकारी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार तेज हवाओं के साथ लगातार गिरती बर्फ ने रेस्क्यू और सफाई कार्यों को बेहद मुश्किल बना दिया है। कई इलाकों में घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक बर्फ से दब गए हैं, जिससे लोग घरों के भीतर कैद होने को मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे ये वीडियो और तस्वीरें साफ दिखा रहे हैं कि जिस सर्दी को अक्सर रोमांटिक माना जाता है, वही सर्दी यहाँ जिंदगी को थाम देने वाली चुनौती बन चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के आसपास बर्फ के पहाड़ खड़े हैं और शहरों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। आपदा प्रबंधन एजेंसियां हालात पर नजर बनाए रखे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, आपात सेवाओं के निर्देशों का पालन करें, बिजली और हीटिंग से जुड़े सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें। कामचटका की यह बर्फीली आपदा एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है और सर्दी सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक गंभीर चुनौती भी बन सकती है। तो ये थी आज की दुनिया की अहम खबरें। बदलते वैश्विक समीकरण साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे। आज के ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।